नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी बहुजन संवाद के 6 बजे के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सप्ताह के व्यक्तित्व में किसी एक व्यक्तित्व से हम चर्चा करते हैं जो इस समाज के लिए प्रेरणादायक हो, समाज में उसका जो विशिष्ट योगदान है उसको लेकर के उसके व्यक्तित्व कृतित्व पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विजय नाथ मिश्र। प्रोफेसर विजय नाथ मिश्र मतलब बनारस, बनारस मतलब बनारसीपन, और बनारस और बनारसीपन का एक अपना मिजाज होता है, अलमस्त फक्कड़, दुनिया की कोई चिंता नहीं, गम नहीं, एक गमछा नीचे लपेटा, एक गमछा कांध पे रखा और बस अपना मिल गया चना चनेना गंग जल। इसके अगर कोई बिल्कुल प्रतिमूर्ति कहे जा सकते हैं तो हमारे ये प्रोफेसर विजय नाथ मिश्र जी हैं। आप प्रोफेसर हैं सर सुंदरलाल चिकित्सालय में, एक काशी विश्वविद्यालय के, और एक रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं। लेकिन इनको देख करके कोई नहीं कह सकता है, ये जब सुबह अपना घाट पर वॉक करते हैं, अगर उस समय कोई मिलेगा, कोई अगर बाहर का आदमी अपरिचित देखे तो वो नहीं कह सकता कि ये इतना बड़ा डॉक्टर हमारे बीच है। और उसके बाद शाम को ये दिन भर अपने विश्वविद्यालय में रहते हैं, अपने मरीजों की सेवा में रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और शाम को फिर आते हैं घर, नाश्ता पानी करके नाव लेके निकल जाते हैं। नाव क्लिनिक इनकी कही जाती है। और आप सब जानते हैं बनारस गंगा उसकी जीवनदायिनी, उसकी जीवन रेखा है बनारस की, और बनारस की बहुसंख्यक आबादी उसी गंगा के किनारे रहती है। दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े लोग जो कि और उन सारे लोगों को नाव पर बैठ करके घाट के सारे लोगों को शाम को एक कवर कर लेते हैं, सबका हालचाल ले लेते हैं, दुख है, सुख है, क्या है, कैसे है, और कौन बीमार है, कौन मरीज है। तो ऐसे अपने व्यक्तित्व हैं प्रोफेसर विजय नाथ मिश्र जी। और इनको ये शालीनता सलिलता इन तक ही नहीं, इनको पूरा पारिवारिक रूप से मिली, इनकी जीन्स में है। आपके पिताजी प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र एक विख्यात पर्यावरणविद थे, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे सिविल इंजीनियरिंग की, वो भी प्रोफेसर थे। और बनारस का जो एक प्रोमिनेंट मंदिर है संकट मोचन मंदिर, संकट मोचन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसकी स्थापना तुलसीदास ने किया था। और तुलसीदास इतना ही नहीं, आपके घर में ही तुलसीदास बैठ के आज भी वहां चबूतरा है जहां उन्होंने विनय पत्रिका की रचना की थी, और वो इनके यहाँ, तो इनका पूरा घर एक तरीके से पुरातात्विक धरोहर भी है। उतना ही नहीं, इनके घर के सामने कदम का पेड़ है, और उस पर से हर साल ये बनारस के लखी मेला में शुमार है अपने नागनथिया की मेला, तो उसी कदम के पेड़ से कृष्ण नीचे कूदते हैं, हर साल कूदते हैं, और वो अद्भुत लीला होती है, पूरा घाट भरा रहता है। एक जमाने में माने बहुत पहले से वहां लाखों की भीड़ हुआ करती थी। तो ऐसे सांस्कृतिक परंपरा से समृद्ध और जो विद्वत्ता से भी समृद्ध आपका लैब आज की तारीख में भी गंगा किनारे उसी तुलसी घाट पर एक विद्वत लैब भी अपने काशी विश्वविद्यालय में तो है भी, लेकिन मतलब यह है कि 24 घंटा जनता की सेवा में, समाज की सेवा में अगर कोई व्यक्तित्व आपको दिखाई पड़ सकता है तो प्रोफेसर विजय नाथ मिश्र है। और आज के दिन हम आप सारे लोगों को, अपने दर्शकों को धन्वंतर जयंती की भी हम ये शुभकामना देते हैं। और ये संयोग ही है कि हमारे पास आज के धन्वंतर प्रोफेसर विजय नाथ मिश्र जी से हम लोगों को बात करने का मौका मिल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रोफेसर विजय नाथ मिश्र जी। और हम शुरुआती दौर में ही हम जैसे अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन आपका कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम लोग और बात करेंगे। तो अच्छा, हमारे साथ जो केरल से के निखिल ए कुमार जी हैं। आप जो प्रोफेसर मिश्र जी के होनहार छात्र हैं, आपके सहकर्मी भी आज की तारीख में हैं। और आपके मिश्रा जी की जो एक ये महत्वाकांक्षी परियोजना है, आप खास करके सिंड्रोम के आप विशेषज्ञ हैं, और इनकी जो एक अपनी खास परियोजना इसमें चल रही है कोरोना को लेकर के, उस पर इन लोगों का विश्व स्तर का काम हो रहा है, और उसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे। अभी विरोध आपसे बात करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी हैं। आप ये विख्यात किसान नेता हैं और मध्य प्रदेश में समाजवादी दल के नेता वहाँ हुआ करते थे, और आपसे बात करेंगे। तो ये
एक प्रारंभिक परिचय के लिए हम चाहेंगे मिश्रा जी, अपना एक प्रारंभिक परिचय आप दें हमारे श्रोताओं के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनीलम को सादर प्रणाम करता हूं, और डॉक्टर आनंद साहब को, आनंद तिवारी जी हमारे बड़े भाई साहब, उनको सादर प्रणाम करता हूं। मेरे रेजिडेंट निकले यहाँ बैठे हैं। जितनी बातें आपने कही भैया, उनमें बहुत ज़्यादा कुछ हमारे पास हो नहीं कहे के। एक साधारण बनारसी जो जीवन अपन जिएला, हम भोजपुरी में बोल सकीला? हाँ हाँ, लेकिन नहीं, मुझे लगता है हिंदी में आप बोलेंगे तो ज्यादा दर्शकों तक बात जाएगी। जी जी जी। जो हम लोग के अपने जीवन है, एक बनारस का पैदा हुआ लड़का जो बनारस में पला बढ़ा, और देश में विश्व में जगह जगह हम लोगों ने अपनी नॉलेज ली। लेकिन एक बनारसी होने के नाते और बनारस में पैदा होने के नाते एक ही इच्छा अंत में रहती है कि जब ये शरीर छूटे तो इसी शहर में, इसी जगह पर, इसी नगर में ही हम लोग रहें आजीवन। यही हम लोगों की सबसे बड़ी एम्बिशन होती है बनारसी लोगों की। हमारी कोई एम्बिशन यही नहीं रहती कि हम कोई बहुत रुपया पैसा कमाएं, बहुत नाम यश कमाएं। एक एम्बिशन जो अभी आनंद भैया ने जो बात कही, तो शुरू से जब मैं तुलसी घाट पर पैदा हुआ, माँ गंगा की गोद में हम लोग यहाँ खेले कूदे बड़े हुए तुलसी घाट पर। और बनारस के 84 घाट हम लोग के, जो हर बनारसी का एक अपना ये है कि इतना बड़ा तो किसी का द्वार नहीं होगा जितना एक बनारसी का होता है। 84 घाटों का द्वार है हमारा। 84 घाट 6 किलोमीटर। ये बचपन से हर बनारसी जानता है कि उसके पास कुछ हो चाहे न हो, माँ गंगा है और 84 घाट है। तो ये जो सामाजिक परिवेश में हम लोग बड़े होते हैं, और मैं स्वयं कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम किस ऐसे जगह बड़े हुए जो बहुत, हमारे पिता बहुत यशस्वी हों या हमारे भाई साहब बहुत यशस्वी हों। एक साधारण तौर तरीके जो हर बनारसी के जीवन में रहता है, घाटों पर खेलना और यहीं पढ़ाई लिखाई अपना करना। और मैं फिर इलाहाबाद में मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ। वहाँ मन मेरा बिल्कुल नहीं लगता था, मन करता था किस दिन मैं छोड़ दूं। तब तक 3-4 महीने बाद डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ गए हैं। आपसे थोड़ा सा, अच्छा आपका स्कूल क्या था, कौन सा आपका प्राइमरी स्कूल था, सेकेंडरी स्कूल था, अच्छा, कौन मैं वो भी शिक्षक बता थे, दूं। कौन से पाठी थे? जी, ये कार्यक्रम आप ही को लेकर के है। जी। तो मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन था, वो उसके पीछे भी एक आपको छोटी सी कहानी बता दूं कि हम लोग के जो हमारे पिताजी प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र और BHU के काफ़ी ऐसे प्रोफेसर्स, उन्होंने 71-72 में एक विचार किया कि जब हमारे बच्चे इतने लोग पढ़ने वाले हो रहे हैं तो इनको एक ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जो आगे चल कर के एक बेसिस बनाए अपने जीवन को बढ़ाने का। तो 74-75 के लगभग तुलसी विद्या निकेतन की शुरुआत BHU के 7 प्रोफेसरों ने मिलकर की। और सबसे पहले उसमें किसका एडमिशन होगा, तो उन्होंने अपने 7 लोगों ने अपने बच्चों को एडमिशन दे दिया। उसी से स्कूल शुरू हुआ था। मैं भी उसी स्कूल में 3 साल बाद, मतलब 76-77 में उसमें ज्वाइन किया। क्लास 1 से वहीं से पढ़ाई शुरू हुई। तुलसी विद्या निकेतन का जो शुरुआत रहा वो मिसेस के पेंटल जी उसकी प्रिंसिपल थी, और आरती मैडम मेरी बहुत प्रिय टीचर थी। चूँकि मैं पढ़ाई में बड़ा निरा बेकार, बहुत पढ़ाई में मेरा बहुत मन नहीं लगता था। और उस समय मुझे ट्रेन की बहुत मतलब ट्रेन का बड़ा क्रेज रहता था। जो भाप वाला ट्रेन होता था उसकी मुझे लगता था कि मैं अगर कभी जीवन में इस ट्रेन के इंजन का ड्राइवर बन जाऊं तो मुझे बड़ा मजा आएगा कि ट्रेन के इंजन पर हमको जीवन बिताने का मौका मिले। इसी सब करते लगभग प्राइमरी, फिर क्लास 8 तक जब मैं तुलसी विद्या निकेतन में था, तो अचानक एक दिन सुबह ये पता लगा कि आज केंद्रीय विद्यालय BHU का फॉर्म निकला है, वहां चल के फॉर्म भरना है और कल टेस्ट है।
तो क्लास 8th में मेरा एडमिशन केवी बीएचयू में हो गया। और मैं 2 बातें यहाँ बताना चाहूँगा कि कक्षा 3 से लेके 7 तक जो हमारे तुलसी विद्या निकेतन के हमारे मित्रगण थे, उसमें से 19 मित्रगण आज भी हम लोग साथ में ही हैं। एक हमारे मित्र ऐसे हैं जो कक्षा 5 के साथी हैं, और इस जगह पर कहने में हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने कक्षा 10, 12, एमबीबीएस, एमडी, इतना हम लोगों ने साथ ही पास किया। और आगे आने वाले दिनों में जब प्रोफेसर भी हम लोग बने तो साथ ही बने, एक ही दिन बने। उनका नाम है प्रोफेसर नीरज कुमार अग्रवाल, जो वर्तमान में एंडोक्राइनोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और एसोसिएट डीन रिसर्च हैं काशी विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के। नीरज के साथ मेरा जो मित्रता था बचपन से, वो ऐसा था कि नीरज मतलब अपने घर से टिफिन में 2 पराठे लेके आते थे, एक पराठे मेरे लिए, एक पराठे अपने लिए। और हम लोग के घर बहुत टिफिन का वो नहीं था कि टिफिन लेके जाना है। सुबह सुबह घर पर अम्मा चावल बना देती थी, और उसमें एक बड़ा अच्छा डिश हम लोग को लगता था नून घी भात। इसी को खा करके सुबह हम लोग अपना निकल जाते थे, नून घी भात, यही डिश रहता था सुबह का। और सुबह से जब लोग निकल जाते थे, वहाँ नीरज हमारे उस समय भी वो रामनगर से आते थे, तब जहाँ शास्त्री जी का मकान है उनसी के बगल में नीरज का मकान था। और देश के जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट प्रोफेसर जीके अग्रवाल के वो बेटे थे। और भी हमारे मित्र उस समय जो राजीव, संजीव, तेज प्रताप, तेज का आजकल लंका पर दवाई का दुकान है। एक हमारे थे संदीप जी, वो डेंटिस्ट हैं वहाँ इलाहाबाद में। 2 लोग और थे, एक राहुल, वो आजकल अमेरिका में साइंटिस्ट हैं। ऐसे करके बचपन का वो जो हमारा मित्र मंडली था, तो उसमें हम और नीरज साथ साथ केवी में चले आए। फिर केवी में हम लोग 12 तक रहे। उस वहाँ का एक पूरा अलग तरह का माहौल, जो तुलसी विद्या निकेतन में एक हम लोग का जो अपना, जहाँ हम लोगों ने बचपन गुजारी, अब यहाँ थोड़ा सा सीनियर लोग मिल गए थे। तो सीनियर में जैसे होता है कि जो मित्रता भी हुई वो ऐसी हुई कि जो पूरे क्लास से तो नहीं हो पाती थी, लेकिन हम लोग बैच के जो लोग थे साथ में, उनसे बातचीत तो आज भी है। लेकिन उसमें घनिष्ठ मित्रता हम लोग के मतलब जो सबसे तेज वहाँ स्टूडेंट थे, अभिराम बापट वो थे, और संगीता ठाकुर थी। ये सब हमारे कक्षा 12 तक के साथी थे। और डॉक्टर साहब 2 प्रश्न। एक प्रश्न ये कि आपका प्राथमिक स्कूल में तुलसी निकेतन के अंदर सबसे प्रिय शिक्षक कौन थे, और केवी के अंदर आपके प्रिय शिक्षक कौन थे? तुलसी विद्या निकेतन में तो प्रिय शिक्षक हमारी एक आरती मैडम थी, जिन्होंने बचपन से कक्षा 1, 2, 3 तक पढ़ाया। आरती हंडू जी मैम। अनफॉर्चुनेटली उनका बाद में कैंसर से निधन हो गया। फिर दूसरी जो तारा आंटी, जिनको हम लोग कहते थे, हम लोग की प्रिंसिपल भी थी और हम लोग को हिंदी पढ़ाती थी। और थर्ड बेला सरकार मैडम, बेला आंटी। तो ये 3 लोग ऐसे थे जिनको हम लोग तुलसी विद्या निकेतन में काफी इन्वॉल्व रहे। केवी में एक प्रसाद सर थे जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, और एक स्पोर्ट्स के टीचर थे केवी लाल जी, और हमारे प्रिंसिपल साहब थे आरबी सिंह जी। आरबी सिंह जी के लिए एक चीज मैं कहूँगा कि बहुत अनुशासन प्रिय व्यक्ति रहे। और जैसे हम लोग बाद में नाटक देखते हैं पंच परमेश्वर, तो आरबी सिंह जी के लिए मैं यही कहूँगा कि उस सीट पर बैठ करके प्रिंसिपल साहब ने हरदम न्याय की बातें, हम लोग को उनसे बहुत न्याय की बातें सीखने को मिली, और मैं आज भी उनको बहुत याद करता हूँ। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप क्या
स्कूल के दिनों में आपने कोई नेता के बारे में, कोई मंत्री, विधायक, सांसद, उसके बारे में कुछ सुना था? कुछ आपका घर पे कुछ किसी का आना जाना रहा हो, आपने किसी को सुना हो? देखिए, नेता तो हम लोग बचपन से जानते हैं। बचपन से मैंने नेताओं को बहुत देखा है। जब मुझे होश आया तब से यशस्वी नेता पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को मैं उनके गोदी में खेला हूँ। हमारे घर के आगे एक चौतरा रहता था, वहाँ एक बहुत बड़े नेता आके बैठते थे। हम लोग उनको नेता नहीं जानते थे, हम लोग जानते थे कि कोई बहुत सीनियर आदमी हुआ। बाद में पता लगा कि इन्हीं को लोग कहते हैं राजनारायण जी। उनके पास बैठ करके हमको भी एक दो बार ऐसी बातें, मतलब हमको महसूस हुआ, आज हम महसूस करते हैं कि उनका भी मुझे साथ, मैंने उनको देखा है। शंकर प्रसाद जायसवाल जी एक जाने माने हमारे बनारस के सांसद रहे, और बनारस के पहले सांसद बाबू रघुनाथ सिंह जी हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र और बड़े भाई की हैसियत से रघुनाथ सिंह जी घर आते जाते थे, तो उनको मैंने बहुत कुछ उनसे देखा है, आज तक उनको जानता हूं, उनकी शालीनता। और फिर शंकर प्रसाद जायसवाल जी को बचपन से उनको देखा, और डॉक्टर रजनीकांत दत्ता को मैं कैसे भूल जाऊं, बनारस के जाने माने विख्यात डॉक्टर। और फिर उनको टिकट मिल गया कांग्रेस से, तो वो विधायक जीत गए, बड़े भारी वोटों से जीते थे। तो उनको नेता की तरह तो नहीं जानता था, डॉक्टर की तरह जानता था, बाद में वो नेता बन गए। जी, आप स्कूल के दिनों में मतलब आप प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या थी पढ़ने के अलावा? जैसा मैंने पहले कहा, देखिए हम लोग उस मोहल्ले के हैं, भदनी मोहल्ला बनारस का, जिसके बारे में मार्क कार्ट जी की विश्व प्रसिद्ध किताब लिखी हुई है, जिसको विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला इंटर रिलीजियस बुक चिल्ड्रन ऑफ 80। उसमें मार्क कार्ट जी ने, जो प्रोफेसर हैं, अभी भी हैं मार्क कार्ट जी, कार्लस्टाड विश्वविद्यालय स्वीडन में, उसमें उन्होंने लिखा कि ऐसे बच्चे पूरे दुनिया में नहीं हैं जैसे 80 के हैं, जैसे भदनी के हैं। कारण क्या था, जैसे आपने पूछा मेरे लिए, तो कुंवार कार्तिक का महीना भदनी मोहल्ले के बच्चों के लिए रामलीला और कृष्णलीला में बनने का, कोई ना कोई पात्र बनने का, ये नहीं, जरूरी नहीं कि केवल भगवान राम का, भगवान सीता का, मैया सीता का, कृष्ण का, ऐसा नहीं, जो भी पात्र बन जाए। लीला के दौरान हम लोग में एक होड़ मची रहती थी कि हम लोग भी कुछ लीला में बने, और वही कारण था कि जो लीला के हमारे पात्र और मित्र मंडली है वो आज तक वैसे ही है। और ये मेरे साथ नहीं, हम जो भी 80 भदनी में जो बड़े हुए, कई ऐसे हैं 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, वो बताते हैं कि जब हम राम बनते थे तो मेरे साथ लक्ष्मण कौन बनता था, मेरे साथ सीता कौन बनती थी, उसमें भगवान कृष्ण का रोल किसने किया था। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुरुआत की दौर से ये चलता रहा बचपन भर। दूसरा एक एक्टिविटी था, हमारे एक परम प्रिय मित्र हैं प्रकाश तिवारी जी, मित्र भी हैं, हमसे बड़े भी रहे और पद में बड़े हैं। वो लोग हमारे यहाँ मोहल्ले में वो शाखा लगाते रहे, तो हम लोग खेल खेल में वहाँ जाते थे, और मैं उनके साथ ही उसमें शुरुआती दौर में मैंने शाखा को भी देखा। वो लोग वहाँ जो प्रणाम करते थे, खेल करते थे, उसको भी देखा। और हमारे बचपन के वो साथी रहे जो उनके साथ हम लोग बड़े हुए, और लीला में। और इसके अलावा जो तीसरा जो सबसे बड़ी बात थी कि एक 1978 में बाढ़ आई थी, जो बनारस की अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ है। उसमें हम लोग छोटे थे, लेकिन मुझे याद है कि हम लोग उस छोटे में भी जब बाढ़ पीड़ितों के लिए जब हमारे घर से खिचड़ी वगैरह बन के जाती थी, तो माचिस का डिबिया और मोमबत्ती रखने का काम हम सब बच्चों का रहता था कि ये पैक करके और पैक बना दो, जिससे कि वो बाढ़ पीड़ितों में जब खिचड़ी जाएगा तो ये पैकेट भी साथ जाएगी। जी, ग्रेजुएशन के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपने जो ग्रेजुएशन किया,
क्योंकि और जो आपका सपना था, वो इंजन वाला सपना, उस सपने का क्या हुआ? और वो ग्रेजुएशन के अंदर आपका क्या सपने में तब्दीली आई? क्या क्या विषय मैं था आपके ग्रेजुएशन का? 1982-83 में मेरे पिताजी पहली बार अमेरिका गए, तो उन्होंने वहां से फोन से पूछा कि क्या लाए आए। मैंने कहा एक मेरे लिए ट्रेन लाइएगा। उस ट्रेन को मैंने बहुत चलाया, बहुत। बिजली की ट्रेन थी, पहली बार मोहल्ले में पहली बार बिजली की ट्रेन आई थी, और टेबल पर लगा दिया था और पूरा मोहल्ला उस ट्रेन को देखने आता था। 4-5 साल हम लोग उसको बहुत चलाए। बचपन उसमें हम लोग का बीता, ग्रेजुएट मतलब 12th क्लास के आते आते तो भाई चीज़ें बदल गई। उसी दौरान एक घटना ये घटी कि 11th क्लास में मैं था, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो एक बार मेरा एक सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में 100 में 15 आ गया, अब मैं फेल हो गया। तो पिताजी ने कहा कि अब ट्रेन चलाते चलाते अब आप ठेला चलाइए, ठेला से ज़्यादा जीवन आपका है नहीं। जब आप 100 में 15 नंबर पा रहे हैं तो इससे ज़्यादा आपका जीवन नहीं है। तो मुझे बड़ा ठेस लगा और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब पढ़ाई, जो ट्रेन का अपना सपना बोला वो मेरा चकनाचूर हो गया उसी दौरान, और मैं पढ़ाई में लग गया। और फिर 12th क्लास का नीरज हमारे साथी जो प्रोफेसर एन के अग्रवाल आज हैं, तो नीरज के साथ हमारा एक पढ़ाई लिखाई का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा, और हम लोग साथ साथ पढ़ते थे। तो कभी टॉपर वो रहते थे, कभी मैं रहता था सब्जेक्ट में 12th क्लास के आते आते। फिर 12th क्लास में 4 डिस्टिंक्शन आई, अच्छे मार्क्स आए। अब तो आजकल 90% 95% मार्क आते हैं सबके। उस समय हम लोग का 75 से ऊपर हो जाता था, लगता है डिस्टिंक्शन आ गया। तो लगभग कुछ 75-77% नंबर आ गए थे, और 4 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था, एक अच्छा नंबर आ गया। तो हमने, नीरज ने, सबने हम लोग जो डिसाइड किया कि चलो बीएचयू चलते हैं उधर ही, क्योंकि एमबीबीएस में हम लोग गए देने इम्तहान। तो 400 में 126 नंबर आया, बड़ी बेइज्जती हुई, और हम दोनों लोग बीएससी में चले गए कि चलो बीएससी तो अप्लाई कर दें। उस समय बीएससी का नया नया एंट्रेंस एग्जामिनेशन शुरू हुआ था, उसमें भी इतना मार्क आ गया कि उसमें एडमिशन मिल गया। उस एडमिशन मिलने के बाद हम लोग बीएससी जाते तो थे, लेकिन दिन भर मेडिकल के लिए पढ़ते थे। तो बीएससी का जब 1 साल खत्म होने को आया, तो नीरज और हमने डिसाइड किया कि अगर मान लो मेडिकल में ना हो तो क्या किया जाएगा। तो हमने कहा चलो 20 साल तो पढ़े नहीं है, किसी तरह एग्जाम देंगे, अगर फेल हो गए तो फिर दोबारा बीएससी पढ़ा जाएगा। लेकिन एग्जाम देने हम लोग गए तो 2 घटनाएं उस साल घटी थी। एक तो हम लोगों ने बीएचयू पीएमटी एग्जाम दिया था यहाँ 1989 में। जो एग्जाम हुआ, वो एग्जाम देने के 7वें दिन बाद पता लगा कि एग्जाम कैंसिल हो गया। कुछ पेपर में दिक्कत आ गई थी और एग्जाम कैंसिल हो गया। हम लोग को लगा कि बीएचयू रहने का सपना टूट गया, और एम्स वगैरह हम तो वो भरते ही नहीं थे कि कहीं कौन जाएगा इतना दूर, हम लोग नहीं जाएंगे। तो एम्स वगैरह नहीं भरा। सीपीएमटी एक एग्जाम होता था यूपी का, उसको भरा, और उसमें इलाहाबाद मिला। सीबीएसई भरा था, उसमें शुरू हुआ था, सीबीएसई में भी इलाहाबाद शुरू हुआ। उस दौरान जब सीबीएसई के एग्जाम में देने जा रहा था लखनऊ, तो मुझे चेचक निकल गया था, बहुत गंभीर रूप से मैं बीमार था। और मेरे कजन ब्रदर प्रभुदत्त त्रिपाठी जी मेरे साथ वहाँ लखनऊ गए थे, और मुझे याद है कि लालबाग में मेरा मिला था सेंटर, और इतना चेचक देख के मुझे वहाँ कहा गया कि किनारे बैठ के इम्तहान दो, सबके साथ मत बैठो। तो खैर मैं किनारे बैठा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सीबीएसई में इलाहाबाद मिला और सीपीएमटी में भी इलाहाबाद मिला। और मन महसूस करके एक और हमारे साथी थे, बीएससी के साथी डॉक्टर विक्रम दत्ता, हम दोनों लोग चले गए इलाहाबाद। लेकिन इलाहाबाद की स्थिति ये रहती थी कि सुबह गए और शाम को मन करता था बस पकड़ के बनारस चले आए। एक दिन वहां मन नहीं लगा, न हम हॉस्टल में रहे और न मैं इलाहाबाद में मेरा मन लगा। 1.5 महीने वहां विक्रम के मामा जी का घर था, उनके घर हम लोग कोई चले जाते थे, लेकिन बृहस्पतिवार आते आते हिम्मत छूट जाती थी और बनारस भाग आते थे। और यही सोचते थे कि अब यहाँ बहुत मन तो नहीं है, लेकिन अब एमबीबीएस का नाम था उस समय। तो अक्टूबर 1 तारीख को दोबारा पीएमटी एग्जाम हुआ।
दोबारा एग्जाम का 10 दिन बाद ही रिजल्ट निकल गया, उसमें हम लोग का सिलेक्शन हो गया। डॉक्टर विक्रम ने हमको बताया कि तुम्हारा भी हो गया है, और नीरज का भी हो गया, और विक्रम का भी हो गया। तो हम लोग तुरंत बोरिया बिस्तर बांध करके कहो चलो बनारस यहाँ से जल्दी भागो, अब दोबारा इधर नहीं आना है। तो हम लोग बनारस आ गए। बनारस के प्रति एक था कि बनारस ही चलो पढ़ा जाए। तो बनारस में एमबीबीएस हम लोगों ने ज्वाइन किया। एमबीबीएस बनारस में ज्वाइन करना एक गर्व की बात, मतलब आईएमएस बीएचयू में एमबीबीएस ज्वाइन करना गर्व की बात हम लोग के लिए थी, और हम लोगों ने खूब मन से यहाँ पढ़ाई की। उस दौरान तमाम तरह के उसमें छात्र आंदोलन बहुत होते थे। तो एक उस समय रिजर्वेशन का आंदोलन आया था, जो एक लड़के ने दिल्ली में आग लगा ली थी, और फिर बनारस में एक दो लोगों ने आग लगा ली थी, और बहुत संघर्ष उस समय चला, कई दिन राजीव स्ट्राइक। गोस्वामी जी, हाँ, राजीव गोस्वामी। और फिर यहाँ संघर्ष बहुत चला, और खैर वो फेज बीत गया। इंटर्नशिप जो हम लोग की होती है उसमें ये डिसाइड हम लोगों ने किया कि चलो कुछ और काम किया जाए। और उस समय एक ऐसी बीमारी आई थी कि गर्मी से सारे लोग मर रहे थे। एक एक दिन में 100 लाशें इमरजेंसी से लेकर के कबीर चौरा हॉस्पिटल तक गिर गई। और हमारे एक परम प्रिय मित्र जो अनिमेश मिश्रा, जो हमारे कक्षा 8 में हमको वहाँ मिले केवी में, और फिर हम लोग साथ साथ एमबीबीएस ज्वाइन किए। अनिमेश के बारे में एक चीज मैं कहूँगा कि अनिमेश जैसा हिम्मती मुझे आज तक कोई नहीं मिला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब चलिए, हम लोग ये जो मरीज गिर रहे हैं, मर रहे हैं, इनको चलिए बचाया जाए। तो हमने कहा यार हम लोग की ड्यूटी लगी नहीं, चलो देखा जाए कहाँ कहाँ चले हम लोग। तो हम लोग बीएचयू में ड्यूटी करते थे, फिर कबीर चौरा जाते थे, और वहां एक ही इलाज उस समय होता था कि बर्फ के सिल्ली पर लोगों को लिटा दो, और कोई इलाज नहीं होता, तो लोग मर रहे थे। और पता नहीं कौन बीमारी थी, लेकिन वो गर्मी मतलब से क्या लोग गर्मी से मर रहे थे या कोई हाँ, इन्फेक्शन था क्या? गर्मी, हीट स्ट्रोक कहते थे, वो हीट स्ट्रोक हो गया। और हीट स्ट्रोक में इतनी लाशें तो मैंने कभी जीवन में नहीं देखी। वो 94 की बात है ये। तो खैर हम लोगों ने काफी उसमें अपना योगदान दिया। और हम लोग के समय एक चीज और ये हुआ कि बीएचयू में क्या था कि एक सिस्टम रहता है कि आप मेरिट के अनुसार आपको पीजी मिल जाती है। तो हम 3 मित्रों ने, मतलब अनिमेश, मैं और नीरज, हम लोगों ने मेडिसिन ज्वाइन किया। विक्रम ने इधर ज्वाइन किया पीडियाट्रिक्स, और फिर वहाँ से हम लोगों ने एमडी मेडिसिन की। मेरे मतलब गुरु प्रोफेसर डीएस सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मेरे गाइड थे। और प्रोफेसर वीपी सिंह, प्रोफेसर कमलाकर त्रिपाठी, जिनको इस साल पद्मश्री मिला, प्रोफेसर मधुकर राय, प्रोफेसर के गुप्ता, ये सारे लोग हम लोग के मेडिसिन विभाग के, मतलब मेडिसिन विभाग काशी विश्वविद्यालय का नगीनों से भरा हुआ था। प्रोफेसर एचएस वाजपेयी के जमाने से तमाम वहाँ डॉक्टर्स, मतलब पूरे देश में नाम रहता था। आज भी नाम है। हम लोग को गर्व है कि हम लोग मेडिसिन विभाग बीएचयू, आईएमएस बीएचयू से पढ़े हैं। और वहां से पास होने के बाद हम लोग फिर एमडी पास हो गए, फिर बीएचयू से रिश्ता उसी समय छूट गया। जी, तो आप फिर उसके बाद में शादी ब्याह का उसके बाद तो फिर बेटर हाफ के बारे में अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। नहीं, उसके पहले मैं बता दूं कि उसके बाद हम लोग की जीवन विभिन्न दिशाओं में निकल गई। नीरज निकल गए अपने एंडोक्राइनोलॉजी के फील्ड में, उनका डीएम में हो गया लखनऊ में, मेरठ में। हम और अनिमेश पहुंचे एसजीपीजीआई लखनऊ। वहाँ लोग ने कहा कि यहाँ सीनियर रेजिडेंसी के लिए भी इम्तहान बहुत तगड़ा होता है। तो खैर भगवान के आशीर्वाद से वहाँ इतना तगड़ा इम्तहान था कि 5 सीट था, 5 ही कैंडिडेट थे, उसमें हम सबका हो गया। हम लोगों ने एसजीपीजीआई ज्वाइन कर लिया। लेकिन एसजीपीजीआई ज्वाइन करने के बाद करीब 2.5 साल तक मैं डीएम एग्जाम के लिए, मतलब डीएम न्यूरोलॉजी के लिए एग्जाम देता रहा, लेकिन नहीं हुआ। करीब 7-8 अटेम्प्ट लग गए कि एक डीएम में हो जाए। अंत में
जो डीएम एग्जाम की जब बात आई कि अब हमारा सब्जेक्ट बड़ा अच्छा हो गया है, इस बार हो जाएगा, उसी दौरान क्या हुआ कि ये 2000 की बात है, उसी दौरान हमारी शादी तय हुई। और शादी शेफाली मिश्र मेरी वाइफ बगुची से हैं, देवरिया से। 17 अप्रैल 2000 को मेरी शादी हुई और उसी के 3 महीने बाद जो एग्जाम हुआ उसमें मैं सिलेक्शन भी हो गया। तो मैं डीएम एग्जाम में जो सिलेक्शन हुआ उसको पूरी अपनी अर्धांगिनी को कहता हूं कि तुम्हारे इस आशीर्वाद से ही इसमें सिलेक्शन हुआ। और ये मतलब 2000 से फिर मैं वहाँ 2004 तक वहाँ रहा। एसजीपीजीआई में मेरा लगभग 6.5 साल गुजरा। और उस 6.5 साल में मतलब वहाँ बहुत उस समय खाली का कम लोग रहते थे वहाँ, तो वहाँ हमारी मित्रता बहुत लोगों से हुई और हम और शेफाली वहीं शिफ्ट हुए। हमारे 2 बच्चे उसी दौरान, मतलब हमारी बड़ी बिटिया और बीच वाली बिटिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ घटना जो घटी थी कि हमारे जो बीच वाली जो बिटिया, मतलब उस समय जो डिलीवरी का जो दिन था उसी दिन मुझे बेंगलोर जाना था पोस्टिंग पर। तो मैं बीएचयू आया, डिलीवरी हुई और शाम को ही मुझे निकल जाना पड़ा बेंगलोर 15 दिन के लिए। तो वो एक ऐसा कमिटमेंट था कि जाना जरूरी था, क्योंकि वो डीएम न्यूरोलॉजी के पार्ट का एक एकेडमिक प्रोग्राम था, उसमें जाना जरूरी था। लौट के हम आए। मैं एक चीज खाली कहूंगा एसजीपीजीआई के बारे में, एसजीपीजीआई में जो हमारे 6.5 साल गुजरे उसमें हम लोगों ने संजय गांधी पीजीआई में रेजिडेंटों के लिए और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जितनी सुविधाएं हो सकी हम लोगों ने उस पर काफ़ी चर्चाएं किया। हमारे निदेशक प्रोफेसर महेंद्र भंडारी उसमें हुआ करते थे और उन्होंने हम लोगों के एडवाइस पर एक नया कैफेटेरिया, नया स्विमिंग पूल, मैं आरडीए प्रेसिडेंट था वहाँ। तो हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि क्या आप किस मेडिकल एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे क्या? हाँ, मैं आरडीए प्रेसिडेंट। हमने वहाँ एसजीपीजीआई में जाकर के आरडीए बनाई और उसका मैं स्वयं 5.5 साल में ही प्रेसिडेंट था। और मेरे एक घनिष्ठ मित्र डॉक्टर रमाकांत यादव, उनको हम लोग कहते थे आप पैटर्न हैं। और आजकल रमाकांत यादव सैफई मेडिकल कॉलेज जो रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ के वो प्रो वाइस चांसलर हैं और हमारे एसजीपीजीआई के मित्र हैं। प्रोफेसर महेंद्र भंडारी के लिए मैं यही कहूंगा कि उन्होंने जो जो हम लोगों ने कहा वो सारा काम उन्होंने किया और रेजिडेंट फ्रेंडली बनाई। और साइकिल से हर रोज किसी न किसी रेजिडेंट घर चाय पीते थे। और वहां एक घटना घटी थी जिसमें डॉक्टर महेंद्र भंडारी ने हम लोगों से पूछा कि आखिर ये बताइए कि अब आप और क्या चाहते हैं। तो हमने कहा कि सर अब तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, उन्हीं के सामने हम लोग अपनी बात रखेंगे। तो पूछे क्या चाहते बताइए। हम लोग का सर यहाँ कोई मरीजों के रहने की कोई जगह नहीं है। तो प्रोफेसर गोडबोले साहब थे जो एंडोक्राइन के हेड थे, उन्होंने कहा आज अटल जी आएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, हम लोग इस बात को कहेंगे। और उन्होंने उस बात को कहा और अटल जी ने अपनी मतलब जो वहाँ सचिव थे और उसमें जो मुख्यमंत्री जी थे, तत्काल उन्होंने कहा कि ये तो होना ही चाहिए। और एसजीपीजीआई के सामने कभी आप जाइए तो वहाँ माधवाश्रम करके 2 मरीजों के लिए अटल जी की वो देन है। आदरणीय प्रधानमंत्री अटल जी ने जो वो कार्य किया उसके लिए उनको हम लोग बहुत सादर नमन करते हैं कि मरीजों को रुकने का वहाँ कोई जगह नहीं था, एकदम खाली जगह थी। और वहाँ सुनीलम सर ऐसा टाइम था जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तब रायबरेली से लखनऊ तक जाने कोई साधन नहीं रहता था शाम को रात में एसजीपीजीआई से। तो हम लोग कान लगा के सड़क पर सुनते थे कोई गाड़ी आ रही है क्या, उसी से हम लोग जाएंगे लखनऊ या आएंगे वापस। उसी दौरान जब ये घटना घटी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तोहफा दिया। गोडबोले साहब और महेंद्र भंडारी सर को हम लोग बहुत सादर याद करते हैं कि उन लोगों ने काम रेजिडेंटों को कहने पे किया। और एक बात और, वहाँ जो कैफेटेरिया खुला उसमें डॉक्टर भंडारी ने पूछा कि इसका इनॉग्रेशन किससे होगा। तो हम लोगों ने कहा सर आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम सब लोग हो तो जो पहला रेजिडेंट है एसजीपीजीआई का उसी से इनॉग्रेशन करा देते हैं। तो पहले रेजिडेंट थे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जो आजकल वहाँ प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी के।
उन्होंने ही उसका इनॉग्रेशन किया। और SGPGI का इतना आशीर्वाद रहा सुनीलम सर, आनंद सर, कि पूरे विश्व में वहाँ के जो लड़के लड़कियां विद्यार्थी आज रिसर्च स्कॉलर्स हैं, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कोई प्रोफेसर है USA में, कोई पूरे देश में, जैसे प्रोफेसर अनिमेश मिश्रा, वो निगरिम शिलोंग के संस्थापक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट का इतना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट कोई नहीं मिलेगा जितने बड़े प्रोफेसर अनिमेश मिश्रा हैं, और जमीन से जुड़े हुए ये लोग हैं। मैंने आपको SGPGI के बारे में बताया। एक अयोध्या के एक लड़के थे, बहुत मतलब हम लोग साधारण परिवार के, वो आजकल पेंसिल्वेनिया में अमेरिका में प्रोफेसर है न्यूरोलॉजी के, न्यूरोजेनेटिक्स के, प्रोफेसर उदय शंकर पांडे, और हमारे जो उदयभान पांडे साहब, और हमारे अष्टमंगल जी जो गोरखपुर से आए, वो रेडियोलॉजी के एल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस दौरान हम लोग अपने मित्रगण के साथ साथ एकेडमिक्स पर हम लोगों ने काफी ध्यान दिया, और मैं अपने गुरु प्रोफेसर UK मिश्रा, प्रोफेसर सुनील प्रधान, प्रोफेसर संजीव झा, प्रोफेसर जयंती कलिता, इन सबको सादर नमन करता हूं कि ऐसे न्यूरोलॉजिस्टों का मैं शिष्य बना। और एक बहुत बड़ा नाम देश का प्रोफेसर छाबड़ा, तो प्रोफेसर छाबड़ा साहब, जिनके नाम पर छाबड़ा शंट है, और प्रोफेसर SS अग्रवाल जो जेनेटिक्स के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, और एक हमारे प्रोफेसर थे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रोफेसर SR नायक। SR नायक के बारे में ये बता दूं कि वो गैस्ट्रो के प्रोफेसर थे, लेकिन वो रेजिडेंटों के पढ़ाई लिखाई के लिए बराबर लगे रहते थे। एक दौरान उनको पेट में दर्द हुआ, एक बार उनके रेजिडेंट के शादी के सालगिरह कार्यक्रम में इतना ज्यादा उल्टी हुआ, वो आए जब SGPGI रात में, तो उनका रात में ही जांच किया गया, पता लगा कि उनके पेट में कैंसर हो गया है। मतलब इतना दुखद वो घटना घटा। इतने बड़े प्रोफेसर SR नायक का देश में विश्व में नाम है गैस्ट्रो में, तो प्रोफेसर SR नायक ने वो जांच देख ली थी। वो उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा, प्रोफेसर राजन सक्सेना से और प्रोफेसर सारस्वत से, कि व्हाट इज द स्टेज, तो कोई क्या कहे उनसे। उन्होंने खुद ही देख लिया था कि अब जीवन 2-3 महीने का बचा है। तो सर ने कहा कि सर आपको ऑपरेट कर देते हैं, भर्ती कर देते हैं। क्या ऑपरेट तो कर दो, भर्ती नहीं होऊंगा, मैं जितना टाइम बचा है उतना तो पढ़ा लूं। तो रायल्स ट्यूब लगा करके प्रोफेसर SR नायक क्लास लेते थे, राउंड्स लेते थे, और उनकी एक किताब है माई लाइफ विद डेथ, जिसको आदरणीय राज्यपाल साहब विश्वकांत शास्त्री जी ने जब रिलीज करने आए तो पूरा हॉल रोने लगा, क्योंकि डॉक्टर SR नायक एकदम अंतिम स्टेज में थे, रायल्स ट्यूब लगा हुआ था, और उन्होंने, राज्यपाल जी ने कहा कि मौत से बड़ा कोई डर नहीं होता, और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। मेरा सादर नमन है SR नायक साहब को। और नायक साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा इस लिफाफे में बंद है, और मेरी पत्नी जो प्रोफेसर है जेनेटिक्स की, उनको मैं नहीं दे रहा हूं, मैं प्रोफेसर सीता नायक को नहीं दूंगा, इसको मैं आपको दे रहा हूं निदेशक महोदय, जब मेरी डेथ हो जाए तो इसको खोल दीजिएगा। उस अंतिम इच्छा में ये लिखा हुआ था कि आज सभी लोग मेरी याद में SGPGI में 2 घंटे ज्यादा काम करिए, जिससे कि मेरी कमी महसूस ना हो। दूसरा उन्होंने लिखा कि कोई मेरे साथ शमशान न जाए सिवाय 4 लोगों के, जिससे कि SGPGI में मरीजों को दिक्कत ना हो। अद्भुत अद्भुत, ऐसा मतलब प्रोफेसर SR नायक जैसा महान चिकित्सक का दर्शन मैं किया, इसका मुझे गर्व है। एज ए रेजिडेंट एंड एज ए RDA प्रेसिडेंट, मैंने रेजिडेंटों के तनख्वाह बढ़ाने के लिए और उनके मूलभूत समस्या, जैसे बच्चों के लिए दूध, बच्चों के लिए फैसिलिटीज़, और इन सब चीज़ों के लिए मैंने बहुत वहाँ काम किया। ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए कुछ बहुत अपनी बातों को रख रहा हूँ, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि उस दौरान जो हमारे रिसर्च स्कॉलर थे, आज भी हमारे साथ जो मित्रता उनकी है, वो ये कहते कि डॉक्टर साहब आपने जो कुछ भी किया आज तक, लोग कई बार लोग कहते हैं कि वो पेड़, वो जंगल, वो सभी
कई बार हम लोग को खोजते हैं, हम लोग भी उनको खोजते हैं। तो अगर लखनऊ जाते हैं हम लोग तो 1-2 बार हम लोग जरूर वॉक कर लेते हैं। वॉक करने से हम लोग को अपना जगह दिख जाता है। SGPGI के जिस समय मैं था, न तो वहाँ अगल बगल कोई दुकान था, न शॉपिंग मॉल था, न कोई कॉलोनीज था। एक वहाँ मॉल था जिसको हम लोग कहते थे मनी माउंटा, जिसमें जी 2-3 दुबे जी की दुकान थी, एक फोन की दुकान थी। आज तो पूरा डेवलप हो गया। जी जी जी। और हम मिश्रा जी आगे आगे बढ़ते हैं। हम आपसे थोड़ा जो है, आपका जो विषय है, आप न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर हैं, तो इस समय मतलब वो जिस स्टेज के अंदर है वहाँ की रिसर्च, उसमें भी आपका कुछ इंटरेस्ट है क्या? उसमें भी आपके उसके जो जर्नल्स हैं या जो इस समय काम चल रहा है नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पर भारत कहाँ स्टैंड करता है? एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले मुझे जी BHU ने एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड इन पब्लिकेशन दिया। कारण उसका यह है कि पब्लिकेशन के मामले में हम लोग का जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो न्यूरोलॉजी विभाग है, हम लोग वहाँ 6 फैकल्टी हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों को ये अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि हम लोग रिसर्च की उस गति को दुनिया से मैच करने के लिए बात अपनी कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको कहूं कि जो दुनिया में कहीं और नहीं है, जो BHU में ही है, और उसके लिए BHU एक लीडिंग एग्जाम्पल है शुरू से। एक बीमारी है क्रेनियोवर्टिब्रल एनोमली, जिसमें गर्दन की हड्डी और सिर के हड्डी के जुड़ाव से बीमारी होती है, जिसमें नस दब जाता है या नस का आकृति बदल जाती है। इसकी शुरुआती रिसर्च प्रोफेसर BC कटियार साहब ने और प्रोफेसर सुरेंद्र मिश्रा जी ने यही BHU में न्यूरोलॉजी में शुरू की। दूसरा, काशी विश्वविद्यालय का जो न्यूरोलॉजी विभाग है, हम लोगों ने 2 बातें ऐसी शुरू की जो पूरी दुनिया जिसकी कायल है। पहला, हम लोगों ने कहा कि पहली बात कि सुपर स्पेशलिटी के बिल्डिंग में और बड़े बड़े शहरों में लेक्चर देने से कभी ग्रामीण स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा। इसके लिए 2 बातें करनी जरूरी हैं। पहला, हम लोगों ने मिर्गी पर फिल्म बनाई 2013 में, जिसका इनॉग्रेशन लोगों ने कहा कि कौन करेगा। मैंने कहा कि इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति से मैं चाहता हूं इसका इनॉग्रेशन हो, जिससे लोग जाने। हमको आज डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आदरणीय राष्ट्रपति जी को, महामहिम जी को, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में शायद एक ही फिल्म रिलीज हुई होगी, वो है हम लोग की जो मिर्गी की जन जागरण फिल्म है, एक नया दिन। इस फिल्म को विश्व के सबसे बड़े जर्नल लैंसेट ने इसका रिव्यू छापा, इसको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी अवार्ड मिला स्टॉकहोम में, और पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा लोगों ने शो किया। आज 10 साल बाद भी मैं ये सोचता हूँ कि एक ये ऐसी चीज हम लोगों ने बनाई, शुरुआत की, कि आज गांव गांव में मिर्गी की जन जागरूकता के लिए इस फिल्म ने बहुत बड़ा काम किया। ये अभी क्या YouTube पे उपलब्ध है? कहाँ उपलब्ध है? ये YouTube पर है, हर जगह है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि मैं तो दर्शकों की दृष्टि से भी पूछ रहा था। हाँ, अगर कोई दर्शकों देखना की दृष्टि से मैं बताना चाहता हूँ कि आप YouTube पर जाइए, एक नया दिन टाइप करिए और इसको देखिए। 1 घंटे की फीचर फिल्म है सर, ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। फीचर फिल्म में क्या है कि पूरी प्लॉट विथ स्टोरी है, 2 गाने भी हैं सर, आप बहुत एंजॉय करेंगे। एक गाने में आपको आंसू भी आ जाएगी जो मिर्गी रोगियों के कष्ट पर है। इसके बाद हमने बनारस में ऐसे बहुत लोगों से बातचीत किया कि क्या हम और बीमारियों के लिए भी ऐसी फिल्में बना सकते हैं। तो नरेंद्र आचार्य जी एक बहुत बड़े डायरेक्टर बनारस के हैं, जाने माने, भोजपुरी में काफी उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि एक नौटंकी विधा है, उससे हम लोग लकवा के लिए कुछ फिल्म बनाएं। तो उसको हम लोगों ने एक और फिल्म बनाई, फिर वही दिन 2015 में उसको रिलीज किया। और रिलीज भी कहाँ किया सर? अल्फ्रेड नोबेल के घर स्टॉकहोम में, क्योंकि नोबेल की डेथ स्ट्रोक से हुई थी। तो मैंने कहा इसका रिलीज भी वहीं, मैं कॉन्फ्रेंस में गया था और वो फिल्म मैंने वहीं उनको डोनेट की। मैंने कहा कभी मौका मिले तो नोबेल के म्यूजियम इसको चलवा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा आज ही दिखा देते, उसमें क्या है। उस फिल्म को नौटंकी विधा जो खत्म हो रही है, अगर किसी को नौटंकी की 24 विधा देखनी हो तो फिर वही दिन फिल्म देखे, और लकवा की जनजागरण फिल्म देखनी हो तो फिर वही दिन देखे, ये भी YouTube में है।
इसके लिए भी हम लोग को नेशनल अवार्ड मिला। फिर हम लोगों ने, एक बीमारी है सर जिसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसका बहुत इलाज कोई नहीं है। इसमें अगर किसी को कह दे कि एमएनडी हो गया तो मतलब मौत के लिए हमने बता दिया कि मौत नजदीक है। तो न्यूरोलॉजी का हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है, हम लोग 4 ऐसी बीमारियों पर काम कर रहे हैं जो न्यूरो डिजेनरेटिव है, जो जिसका दवा अभी नहीं निकला। मोटर न्यूरॉन डिजीज, दूसरा पार्किंसन बीमारी जो जिसमें हाथ कांपता है, इस पर भी काफी बढ़िया काम हो रहा है। एपिलेप्सी पर बहुत अच्छा काम हुआ। अभी हेडेक पर हमारी बहुत इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आई। अभी एक हम लोगों ने काम शुरू किया जिसमें गंगा जी के किनारे जो लोग रहते हैं उनमें क्या बीमारियों का रूप बदल रहा है, इस पर एक हमारी अभी बृहद स्टडी चल रही है। कुल मिला के सर ये देखें कि इस समय जो मस्कुलर पूरी दुनिया, डिस्ट्रॉफी के ऊपर भी आप लोगों ने काम किया है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी काम अभी हमारा चल रहा है। और जो हमने बताया आपको, अयोध्या के जो बेटे हमारे साथ एसजीपीजीआई में आजकल पेंसिल्वेनिया में है, डॉक्टर उदयभान पांडे प्रोफेसर साहब, उनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के दिन में न्यूरोलॉजी विभाग में जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, मतलब प्रोफेसर दीपिका जोशी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर है हमारे साथ, मैं, प्रोफेसर आर.एन. चौरसिया, उनका योगदान बहुत है। प्रोफेसर अभिषेक पाठक जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से है, उनका भी योगदान बहुत है। अब हमारे साथ 2 और नए डॉक्टर साहब लोग आ गए फैकल्टी, डॉक्टर वरुण सिंह जो एसजीपीजीआई से है, और एम्स से डॉक्टर आनंद कुमार। डॉक्टर आनंद कुमार ने भी एक पब्लिकेशन किया जो पूरी दुनिया पढ़ रही है, जिसमें उन्होंने योगा से हेडेक को इलाज के लिए बताया है। और ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, विश्व के सबसे हाई रेटेड जर्नल अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में पब्लिश हुई है। तो मेरा ये कहना है कि जो बीमारियों पर रिसर्च पूरा देश विश्व कर रहा है, उस पर हम भी कर रहे हैं। हमारे पास संसाधन की जो कमी है उसको हम कभी छिपाते नहीं। निश्चित तौर पर हम अमेरिका, मैं असल में मेरा यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, वही मैं आ रहा हूँ। मैंने भी पीएचडी किया, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, और मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग रिसर्च से समझ में मुझे आया कि हम लोग बहुत पीछे हैं, वी आर फार बिहाइंड रिसर्च के अंदर। वही मैं बताना चाहता हूँ, का जो एलोकेशन है हमारे यहाँ पर वो नेग्लिजिबल है इन टर्म्स ऑफ यूरोप और वेस्ट। ऐसा हम अपने जो रिसर्च के बारे में हम कह रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय में अब चीजें बदल रही हैं, काफी फंड आ रहा है। लेकिन जो हम कंपैरिजन करेंगे अमेरिका से, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन से, तो भारत सरकार ने भी प्रयास शुरुआत बहुत किया। एक देखिए संस्थान है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो गुड़गांव में है, मनेश्वर में। वहां भारत सरकार ने काफी फंड उनको दिया, वहां काफी रिसर्च की शुरुआत हुई और सरकार ने अपने तरफ से कदम उठाई। अब हमारा क्या है कि आज के दिन में जैसे जो अमेरिकन स्टैंडर्ड से रिसर्च का, तो वहाँ पेशेंट्स की बहुत कमी है। वो लोग बार बार इंडिया की तरफ देखते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ देखते हैं कि हमारा वहाँ से कोलैबोरेशन हो जाए। उनको ये लगता होगा कि भाई हमारे पेशेंट्स उधर से मिल जाएं, लेकिन अब ऐसी बात नहीं रह गई, क्योंकि इंडिया में अब जो रिसर्च का जो गति है ये काफ़ी पिछले 10 साल में बदला है। और एक नई शुरुआत ये हुई है कि न्यूरोजेनेटिक्स, न्यूरोमोलिकुलर जो बायोलॉजी, हमारे जो नए ब्रांचेस न्यूरो डिजेनरेशन के जो रिसर्च हैं, और अब आज के दिन में हमारे पास जो एक समझिए कि पूरी तरह से नए इंस्ट्रूमेंट्स जो पाइपलाइन में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 1-2 सालों में चीजें बहुत बदल जाएंगी। जी, बहुत आपने आशावादी चित्र बताया है, क्योंकि मैं टच में नहीं हूं तो मुझे नहीं मालूम है। मैं जो है, क्योंकि बहुत समय से तिवारी जी सुन रहे हैं, बहुत सारे सवाल उनके मन में होंगे, लेकिन मैं जो है निखिल जी से इस बीच में जो है मैं टिप्पणी चाहता हूं डॉक्टर मिश्रा जी के काम के बारे में, क्योंकि आप तो हैं, रेजिडेंट हैं, लेकिन आपको क्या कहना है उनके व्यक्तित्व के बारे में? जी निखिल जी। मिश्रा सर में हमने जैसा देखा, एक बहुत बड़े गाइड हैं। ये हमें हर चीज में गाइड करते हैं, खासकर जब हम अपने
क्लिनिक के कामों में, पेशेंट्स के कामों में व्यस्त रहते हैं, तो मिश्रा सर ही हमें याद दिलाते हैं कि बेटा रिसर्च भी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि पेशेंट की सेवा करना। दोनों साथ-साथ चलना चाहिए और मिश्रा सर ही हमें इस चीज़ के लिए प्रेरणा देते हैं, हमें नए-नए आइडियाज़ देते हैं कि कैसे आगे लेके जाया जाए। अभी मिश्रा सर के तत्वाधान में हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं पोस्ट कोविड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम पे, जिसमें हमें पता ही है कि पिछली बार कोविड के जो 2-3 वेव्स आए, उसमें यहाँ पे भारी मात्रा में लोगों को कोविड हुआ था। लेकिन ये भी देखा गया है कि कोविड के ठीक होने के बाद भी बहुत सारे लक्षण लोगों में रह गए, जैसे कि सिर दर्द और बदन दर्द और थकान और जोड़ों में दर्द और ध्यान में कमी, काम ना कर पाना और बहुत सारे साइकियाट्रिक बीमारियाँ जो हैं, वो लोगों में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इनके ऊपर स्टडी करने के लिए और इनके जेनेटिक्स के स्टडी करने के लिए हमने पोस्ट कोविड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम पे खासकर इस एरिया के लोगों में ये स्टडी शुरू किया है, जिसके लिए भी मार्गदर्शन मिश्रा सर हमारा करते रहते हैं और इसके लिए हमने पेशेंट्स का भी रिक्रूटमेंट हमारा अभी चालू है और हम इसके लिए पेशेंट्स को ले रहे हैं और हमने ये देखा है कि अ, इस चीज़ को जो लोगों में और मीडिया में इसकी बहुत जानकारी में बहुत कमी है। लोगों को ये लगता है कि कोविड था, वो तो चला गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम आराम से रह सकते हैं। मीडिया में भी अब कोविड के बारे में या किसी चीज़ की चर्चा नहीं होती। लेकिन एज़ अ डॉक्टर हम देखते हैं कि लोगों में बहुत सारे सिम्पटम्स हैं, जो और कहीं ठीक नहीं हो रहे, जो सिर्फ़ कोविड के बाद लोगों में आए हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और ना केवल लोगों को बल्कि दूसरे अस्पतालों को और दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी पोस्ट कोविड पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि इसके लिए भी कुछ कारगर हम कुछ कर सकें। और हमारा ये जो रिसर्च है कि जेनेटिक्स ऑफ पोस्ट कोविड, ये इसी के में एक पहला कदम है। इसी का रोकथाम और इसके निराकरण के लिए पहला कदम होगा। जी, बहुत शुक्रिया निखिल जी। मैं डॉक्टर मिश्रा जी आपके साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा इसी सब्जेक्ट के ऊपर, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं और जो दर्शक भी हैं हमारे, आप उसके लिए एज ए न्यूरोलॉजिस्ट जो है, आप क्या कॉशन देना चाहेंगे या क्या आप ये कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग उसको एक अलग से बीमारी के तौर पर देखते हैं, एक मैनिफेस्टेशन के तौर पर वो नहीं देखते हैं। तो एक सावधानी के तौर पर या अगर कुछ आप कॉशन देना चाहें कि भाई अगर आप कोरोना से 1 बार 2 बार पीड़ित रहे हैं तो ये सब चीजें हो सकती हैं और उसको आपको किस तरीके से आपको टैकल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कंसल्टेंसी भी हो जाएगी हमारे जो है दर्शकों के लिए, क्योंकि वो तो हर परिवार कोई ना कोई पीड़ित हुआ ही है उससे। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिश्रा जी। 1 अरब 36 करोड़ लोगों में जो हम अगर देखें पूरे देश में, तो लगभग 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक ऐसा म्यूटेशन है सर अपने इनके जीन में, जो हृदय को ससेप्टेबल बनाती है कोविड के बाद। तो ये जो पॉपुलेशन है, इनके लिए मेरा एक बहुत सीधी बात है कि जो कोविड जब चला गया हो करके, तो ये मत सोचिए कि बीमारी चली गई। कोविड से फेफड़ा कमजोर है, कोविड से हृदय कमजोर हुआ है, खून में जमने की प्रक्रिया एक बढ़ी है और जो हमारे ब्रेन में एक कोविड के बाद जो हम कहते हैं पोस्ट कोविड फॉग, वो काफी चर्चा में है। तो आपने इधर देखा होगा पिछले 3-4 महीनों में कई लोग अचानक मर गए जी। साइलेंट हार्ट अटैक बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है जी। हाँ, अब वो जो हम लोग का ग्रुप है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 2.5 वर्षों से, हम लोगों ने 1.5 वर्ष पहले सरकार को ये चेताया रहा कि कार्डियक सर्विलेंस होना चाहिए। जो कोविड पेशेंट्स जो ठीक हो रहे हैं, उनकी जो कार्डियक जीन एनालिसिस, उनकी कार्डियक सर्विलेंस अगर हम रखेंगे तो हम ट्रेस करके ये बता पाएंगे कि इस आदमी की कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होने की उम्मीद है, जो आजकल मौत की तरह दिख रही है। हो ये रहा है
कि हमने चूंकि वो सर्वेलेंस किया नहीं, अब आजकल फेसबुक डॉक्टर रील्स का साहब वो जमाना है। टेक्नोलॉजी क्या उपलब्ध है? टेक्नोलॉजी हाँ भी तो उपलब्ध उपलब्ध है, नहीं है ना सब्जेक्ट। उपलब्ध है। हम लोग जी नहीं, जेनेटिक एनालिसिस तो हम लोग स्वयं करते हैं, बीएचयू में करते हैं। हमारे नहीं, प्रोफेसर जनरल जो है, जनरल हॉस्पिटल्स में क्या कोई ऐसा पैथोलॉजिकल टेस्ट है जिससे पता चलता हो कि क्या कोई जेनेटिक म्यूटेशंस हुए हैं क्या? ये तो मेरे को लगता है कि बहुत वो शायद तो बहुत कॉस्टली वो होगा और तो बहुत मुश्किल। नहीं, जी ऐसा नहीं सर। वो तो जेनेटिक म्यूटेशन देखना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। वो तो जो सेंटर्स हैं वो कर ही रहे हैं। और जब पहले भी जेनेटिक म्यूटेशन देखने होते थे, जरूरी नहीं कि हर हॉस्पिटल में हो, वो तो ब्लड निकाल के हम लोग भेज देते थे। अब चूंकि हमारे यहाँ ग्रुप अच्छा है, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जो हमारे जेनेटिक स्पेशलिस्ट हैं, जो इस मामले के एक्सपर्ट भी हैं, तो उन्होंने जो मुझे बताया कि हम लोगों ने स्क्रीन करके वो चीज देखा। आज के दिन में प्रॉब्लम क्या है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो मिडिल एज तक के लोग हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इनका एडवाइस मान करके एक्सेसिव एक्सरसाइज करना, अचानक जिम में चले गए, फिर उनको दुबला होने की ज्यादा जल्दी है तो वो प्रोटीन खा लिया, स्टेरॉइड खा लिया। मल्टी फैक्टोरियल है। देखिए सर, ऐसा नहीं कि हमको कोई उसका रीजन पता ही है, ये प्रपोज रीजंस है, मल्टी फैक्टोरियल है। मैं आपके जरिए सबको ये कहना चाहूंगा कि अगर कभी अचानक आजकल धड़कन बढ़ जाए, अगर आपको कोविड हुआ हो या ना हुआ हो, अगर आपकी अचानक धड़कन बढ़ जाए, कभी कभी अचानक चेस्ट पेन होने लगे, जिसको हम छोड़ देते हैं, धड़कन तेज या कम हो, सीढ़ियों को चढ़ने उतरने में आपको कोई असामान्य महसूस हो धड़कन, तो कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने में कोताही मत करिए। ये तो बहुत सिंपल चीज है। अब उसमें कार्डियोलॉजिस्ट देखिए सिंपल चीज ये करता है, टीएमटी करेगा, ईसीजी करेगा, कुछ ब्लड टेस्ट करेगा। अब गांव के किसान को मैं नहीं कह रहा हूं सर, जो खुद दिन भर मेहनत कर रहा हो और उसका जीवन, हमारे यहाँ शिवानंद स्वामी जी हैं जिनको इस बार पद्मश्री मिला है, 100 वर्ष की आयु से ज्यादा हो गए और योगासन से अपना जीवन संयमित रूप से, संयमित खाना, देखिए नशा और असंयमित खाना और असंयमित जीवन, ये युवाओं में और अधेड़ उम्र के लोगों में, 50-55 तक के लोगों में ये बहुत डिफेक्ट है। और आपके माध्यम से मैं सबसे कहूंगा कि अपने लोगों को, अपने अगल बगल के लोगों को भी इसमें समझाना चाहिए। अगर आप परमिट करेंगे तो मैं अपनी जो एक फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर भी बोलना चाहूंगा। जी अवश्य बोलिए। और उसके बाद में तिवारी जी जो है ये मेरा असल में पूरा समय मैंने ले लिया, और तिवारी जी को तो वो इतने सारे सवाल उनके पास रहते हैं, लेकिन अब क्या नहीं किया जाए, समय की सीमा है। तो आप नहीं अपने नहीं प्रिय विषय में बोलिए और नहीं, उसके बाद में आप समापन जो है डॉक्टर तिवारी जी करेंगे। नहीं, मैं जी आपके खाली ये विराट कहूंगा, व्यक्तित्व का जो है वो 1 घंटे में संभव नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी मैं क्योंकि समय की ये कहूंगा जी बोले। कि मिर्गी मरीजों के प्रति पूरे देश में संवेदना होनी चाहिए। उनको जगह जगह लोग प्रताड़ित करते हैं, कहीं लोग खटमल खिला, आपको विश्वास होगा कि 2022 की मैं बात कर रहा हूं, कहीं खटमल खिला के इलाज हो रहा है, कहीं शमशान के चिता पर रोटी बना के उनकी इलाज किया जा रहा है, कोई झाड़ फूक के नाम पर उनको डंडे से मार रहा है, कोई उनको जानवरों के मलमूत्र पिला के इलाज कर रहे हैं। ये मुझे बहुत कष्ट है कि मिर्गी मरीजों को इतना कष्ट दिया जा रहा है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के वो वीडियोस भी बहुत हैं जो आजकल में आपने देखा होगा, मैंने बहुत फेसबुक और ट्विटर पर शेयर किया है। मैं चाहता हूं कि आप कभी उनके खिलाफ भी आप अपने आंदोलन को आगे रखिए। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जो महाराष्ट्र में अंधविश्वास पर लड़ते लड़ते जो शहीद हो गए, जी उनको जी मैं जी बराबर याद करता हूं कि उस महान व्यक्ति ने काफी कार्य किया। और आपके जरिए मैं कहूंगा कि मिर्गी मरीजों को केवल एक गोली की जरूरत है, उनको सहानुभूति की जरूरत है, उनको इलाज की जरूरत है, उनको कष्ट मत दीजिए। तिवारी जी साहब। डॉक्टर तिवारी जी, समय पूरा ही हो गया बहुत है, बहुत लेकिन धन्यवाद आपकी सर। टिप्पणी आपका जी व्यक्तित्व और आपका कृतित्व 1 घंटे में तो क्या, अगर हम कई घंटे लें तो भी संभव नहीं है उसको समेटना।
आपके जीवन के विविध पहलू हैं, और हम लोग तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि समाज कभी से आप जुड़े हुए हैं। कभी आप सुनीलम हम साहब को लोग लेके नाव के आइए। ऊपर तो आ ही नहीं पाए, आपका हाँ, जो कभी ख्याति है घाट वॉक, नाव क्लिनिक कभी वहां घाट, तक हम पहुंच ही नहीं पाए। हाँ, घाट ओपीडी और नाव क्लिनिक सर, विशेष रूप से कभी आप आइए और देखिए कि कैसे लोगों के हम लोग बीत जाते थोड़ा हैं। सा उसके बारे में बता दीजिए तो कम से कम, भले ही अच्छा, मैं थोड़ा सा। बताता हूँ। जी जी 4.5 साल पहले एक हम लोगों ने शुरुआत ये की कि चलो कहीं भी टहलने से अच्छा कि अपने घाटों पर टहलो। 6 किलोमीटर और 767 सीढ़ियां उतरना चढ़ना, इससे बड़ा ना कोई कार्डियो एक्सरसाइज है, ना इससे बड़ा कोई मेंटल एक्सरसाइज है। और साथ में अपनी विरासत को रोज देखिए। ये जो वॉक शुरू हुआ, इसमें तमाम लोग ज्वाइन किए, कई गए, कई ज्वाइन किए, लेकिन करीब 20-25 लोग लगातार लगे रहे। हमारे प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला सर का मैं नाम जरूर लूंगा, जो हिंदी विभाग में काशी विश्वविद्यालय में है, भोजपुरी के समन्वयक हैं, और हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वॉक विश्वविद्यालय कहते हैं, और उसको हम लोगों ने मानद संकाय प्रमुख हमारे शुक्ला साहब हैं, और इस पूरे विश्वविद्यालय के चांसलर बाबा विश्वनाथ। कारण ये है सर, मैं इसको विश्वविद्यालय क्यों कहता हूं, आप घाटों पर उतरते हैं जब, तो एक ही नियम है। कोई पूछता है एडमिशन कैसे होगा, मैंने कहा एडमिशन का एक ही नियम है कि घाट के ऊपर आप जो हैं वो आप घाट पर नहीं हैं। आप घाट के ऊपर प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, बिजनेसमैन कुछ भी रहिए, आप वो वहां छोड़ दीजिए। घाट पर एक ऐसे इंसान आइए, और जब टहलना शुरू करेंगे तो वो पूछते हैं डॉक्टर साहब यहाँ प्रोफेसर कौन है विश्वविद्यालय का। हमने ये कहा यहाँ के डोम, यहाँ के नाव वाले, यहाँ के पंडे, पुजारी, भिखमंगे जो घाटों पर रहते हैं, उनसे सीखने के लिए ही घाट वॉक है। आप वो कभी बात नहीं करेंगे आपसे, चलते चलते आपको ज्ञान देने की क्षमता रखते हैं। वो एक अलग दुनिया है सर, उस पर कभी और कभी चर्चा करिएगा। उसी में हम लोग का जी घाट वॉक हम लोग, क्योंकि समय पूरा हुआ है, डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा डॉक्टर तिवारी जी जो है वो धन्यवाद भी दें, और अपनी बात अगर 1-2 मिनट में हो सकती है, क्योंकि समय आज तो का 1 समय घंटे तो समाप्त हो गया, और आपसे वार्तालाप 1 घंटा नहीं, कई घंटे, कई दिन, कई साल, कई महीने लेने होंगे, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन फिर भी आज आप आए, और 1 घंटे में पर्याप्त चीजें आपने हमारे दर्शकों के लिए और देश के लिए आप बताए हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में फिर हम आपको बुलाएंगे अपने साथ, और बुलाएंगे नहीं, आपको बुलाते रहेंगे क्योंकि आपका पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाए, वो अपने आप में आपके संदर्भ में मैं तो देखता हूँ कि हमारे सुरेश मैं सुनीलम साहब का बहुत बड़ा फैन हूं सर। जी, ये बात मैं अरुण जी को कई बार कह चुका हूं, और मैंने कहा कभी मिलेंगे तो मैं जरूर प्रणाम करूंगा। जी 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 महान व्यक्ति हैं। और आनंद भैया के तो क्या कहना, खुद में हर हर महादेव हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निखिल जी